हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि सैटरडे को होता है स्पेशल सैटरडे। तो आज हमारे लिए जो क्लास होगा दैट विल बी इकोनॉमिक्स। क्यों इकोनॉमिक्स है? इसका रीज़न ये है कि कल दिल्ली के अंदर पेपर है और उसके अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर हर एक एग्जाम के इकोनॉमिक्स को कवर करते हुए चलेगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो क्लास के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा मैपिंग की जो सीरीज़ है वो आपकी एंड पर आ चुकी है। अगर आपने अभी तक मैपिंग के क्लासेस को मिस कर दिया है, स्किप कर दिया है, तो स्टार्ट ज्वाइनिंग देम, स्टार्ट वॉचिंग देम, ताकि आपका कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा आपके जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे 10:30 बजे और 2 बजे, इसके अंदर ट्विस्ट आने जा रहा है। ट्विस्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। स्टैटिक जीके में गवर्नर जितने अभी बने हैं वो सब पढ़ाने जा रहे हैं, सीएम जितने अभी रहे हैं, जितने अभी बने हैं वो सब पढ़ाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी अभी चेंजेस हुए हैं, ये सब आपको अब मंडे से लेके वेडनेसडे के बीच में, यानी कि मंडे को गवर्नर, देन सीएम, देन क्या, कैबिनेट। तो ये 3 दिन का शेड्यूल है। 10:30 बजे का मैंने आपको बता दिया है। और 2 बजे के जो क्लास होने वाला है, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो बी लाइव इन द सेशन। और इसके अलावा आप तो जानते हैं बिना करंट अफेयर्स के तो जीवन चलना ही ना है ना। ये क्लास आपका होता है कितने बजे? 6:45 AM पे। प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, चलो। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के सेशन की। एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर मारिएगा। और हाँ, मंडे से आपका टॉपिक वापस से आ जाएगा। मंडे से आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक ही चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो ये प्लानिंग वगैरह होती रहती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है? देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात होगी कि कोई एम है। तो नेशनल इनकम के लिए हो गया। दूसरा, इनइक्वालिटी के लिए जब भी हम देखते हैं तो हमारे देश के अंदर तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो इसको मेंटेन करने के लिए और साथ में जो गरीबी होती है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर प्लानिंग करी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगला सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द 5 ईयर प्लान? जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं इनको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन तो देखो अब रही नहीं है ना, इसकी जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग भी जो है ये 1 जनवरी 2015 से लागू होता है। और प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान्स थे, ये टोटल कितने बने थे? 12 बने थे। और 12 में जो 12th वाला था वो सबसे आखिरी था, जो कि अभी हाल ही में 2017 में जाके पूरी तरीके से एंड हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी उसके चेयरपर्सन कौन होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम। अगर आपसे कहा जाए कि जो नीति आयोग है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो भी आंसर हो जाएगा पीएम। लेकिन इसके अंदर ना सीईओ भी होते हैं, जो कि हैं अमिताभ कांत जी। और यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, या फिर वाइस चेयरपर्सन ऑफ किसका? नीति आयोग का। अच्छा, अगला देखो, हु इज़ द या हु हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग द बैंक नोट ऑफ ऑल डीमोनेटाइजेशन। देखो, सिंपल सी बात है कि जो बैंक नोट जारी किए जाते हैं उसको जारी करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है? तो ये आरबीआई के पास में होता है। चाहे आप कॉइन्स की बात करो, चाहे आप नोट्स की बात करो, दोनों चीज़ें यहाँ से जारी करी जा सकती हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रिंटिंग प्रेस जो है आरबीआई की, जहाँ से जो नोट वगैरह है, जो करेंसी है, उसको प्रिंट किया जाता है, तो टोटल देखो 4 हैं। चारों के नाम कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज अ, यानी कि इंडिया के अंदर जो प्लानिंग कमीशन थी, आपसे कहा जा रहा है कि वो इसमें से क्या चीज़ थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, स्टैचुरी बॉडी थी, नॉन स्टैचुरी बॉडी थी, या फिर एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी? तो ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी थी। अच्छा, तो फिर नीति आयोग क्या हो जाएगा? नीति आयोग जो है ना, ये क्या है? एक तरीके का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब हो गया कि एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको बहुत ही सारे ज्ञानी महापुरुष देखने को मिलेंगे। राइट, अगला, द नंबर ऑफ अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत के अंदर टोटल कितने यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है? टोटल 23 हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, पूरी दुनिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको एम्स्टरडैम में मिलेगा, और इंडिया के अंदर जो है वो याद रखना, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला सवाल, नाबार्ड। सबसे पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। टाइम, अच्छा, ये तो मैम चलो समझ में आ गया।
लेकिन ये भी हमें पता है मैम। अब हम मुझे एक चीज बस बता दो कि नाबार्ड जो है इसको बनाया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी का नाम मुझे जानना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं वो चिंटाला अंकल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी हमको पता है, कहाँ है, मुंबई के अंदर है। बनाया कब गया है, तो यहाँ पे 82 के एक्ट के हिसाब से इसको बनाया गया है। बस ये ध्यान रखना कि जो नाबार्ड होता है ये ग्रामीण इलाकों के लिए तो काम करता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए ये डायरेक्टली कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता। जो भी लोन वगैरह जाता है वो हमेशा पहले बैंकों को पैसा देता है, और बैंक जो होता है वो आगे यहाँ पर क्या करता है, लोगों को लोन देता है। अगला सवाल, हाउ मेनी जोनल ऑफिस डज आरबीआई हैव? आरबीआई के टोटल कितने जोनल ऑफिस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अच्छा, आरबीआई को जब बनाया गया था तो इसको बनाया गया था कैलकाटा के अंदर, और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हिल्टन कमीशन का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आरबीआई को जब फॉर्म किया गया था तो उसके अलावा अगर आपसे कहा जाता है ये बताइए कि प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन द इंडियन करेंसी नोट? जो हमारी इंडियन करेंसी होती है यानी कि जो नोट वगैरह होते हैं उसके ऊपर टोटल कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 15 लैंग्वेजेस में ये लिखा होता है। ठीक है, अगला सवाल, इन विच प्लान वॉज अ सेल्फ रिलायंस फर्स्ट एम्फेसाइज्ड? यानी कि जब हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंस होता है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्फ रिलायंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो 5 ईयर प्लान में ही आ गया था। तो 5 ईयर प्लान में कौन से वाले प्लान में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अगला सुनिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर नेशनलाइजेशन वॉज नोन एज? यानी कि एसबीआई जो है जब उसको नेशनलाइज नहीं किया गया था तो उस टाइम पे इसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा इंपीरियल बैंक, और ये नाम जो है ये चेंज होता है 1955 के अंदर। एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई के अंदर मिलेगा, और ये ध्यान रखना इसके जो हेड हैं वो कौन हो जाएंगे, दिनेश जी हैं। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, इन विच ईयर एसबीआई वॉज फॉर्म? अभी मैंने आपको बता ही दिया 1955 हो जाएगा। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट अ साइंटिफिक मेथड इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे पहली बार नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन होता है उसको यहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। किसके द्वारा कहा गया? तो ये बोला गया वी.के. राव जी के द्वारा। अगला सवाल, हु इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू हैव रेज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर जिनको यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठाने की बात कही गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंकटेश्वरम आंसर बनेगा। देखो, कई बार क्या होता है कि जो सीजीआई होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठाया जाता है, कई बार वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको भी पोस्ट पे बैठाया जाता है। तो कई सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसे क्राइटेरिया आ जाते हैं जब यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत पड़ जाती। अगला, हु हैज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बजट? कितना, 10 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। अगर आपसे कहा जाता है कि इनके बाद में दूसरा नाम किसका आ जाएगा, तो वो नाम किसका आएगा, चिदम्बरम जी का आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच फाइनेंस मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस द सर्विस टैक्स कॉन्सेप्ट? सर्विस टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है जो आप आज के टाइम में देखते हो, अब पूछा जा रहा है कि ये जो टैक्सेस होते हैं ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ही ये ध्यान रखना कि एलपीजी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अगला, जवाहर रोजगार योजना इसको लॉन्च कब किया गया था, या फिर कौन सी योजना के अंदर इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको 7th वाले 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था। अगर आपसे देखो सिंपल पूछा जाता है कि जो पहला वाला मॉडल है 5 ईयर प्लान का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर जो दूसरा वाला है जो कि पीसी महलनोबिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है उसके ऊपर सवाल बनते हैं, तो ये कई बार बन जाते हैं। या हॉलीडे प्लान पूछ लेता है, या फिर आपसे लाइक रोलिंग प्लान पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम? यानी कि भारत सरकार के पास में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है? तो वो कॉर्पोरेट टैक्स से कलेक्ट होता है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है जैसे कि कोई कंपनी होगी, रिलायंस है या एनी कंपनी, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि जितना भी प्रॉफिट वो कमाएंगे उसका 2% क्या करना होता है, या आपको डोनेट करना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आइए, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन कार्ड होगा आपके पास में? अच्छा, अगर पैन कार्ड है आपके पास में तो सेशन को लाइक कर देना एक बारी से। इसका आंसर क्या बनेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर इज द राइट आंसर। अगला, सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल?
अभी मैंने आपको बताया नाम, क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, महलनुबिस। ठीक है, ये मॉडल जो था ये फॉलो होता है फर्स्ट वाले प्लान के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो शेयर मार्केट है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इंडिया का शेयर मार्केट कंट्रोल किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक या बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा अब अगर कहा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको मुंबई के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगला सवाल, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। अब आप ये बात जानते हो कि आरबीआई की जिम्मेदारी होती है कि वो रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट को रेगुलेट करता है, आपका एसएलआर भी रेगुलेट करता है, सीआरआर भी रेगुलेट करता है। ये सब क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। और यहाँ पे रेपो रेट और रिजर्व रेट को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी जो रेगुलेट होती है वो भारत सरकार के द्वारा करी जाती है। अगला सवाल, हु अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो वित्त आयोग होता है उसके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। अगर आपने सुबह 5 बजे की क्लास की सीरीज नहीं देखी है पॉलिटी वाली, तो देख लेना, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, इसको अपॉइंट कौन करता है, सारी बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर कितना होगा, 280। अभी 15th वाली बैठक चल रही है जिसको हेड कर रहे हैं एनके सिंह जी। अगला सवाल, कौन सा वाला 5 ईयर प्लान था जिसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात होगी 1966 के टाइम की बात हो जाएगी, है ना, तो आंसर हो जाएगा 4th वन। अगला, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, क्या होता है, तो ये भैया सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, हर एक पर्सन का वेलफेयर हो, यही तो सोच के यहाँ पे इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है। ओके, हु रोट द बुक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला, द ड्राफ्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय, इसको किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था कि भाई 5 ईयर प्लान होने चाहिए। देखो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में रशिया से आता है ना, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पूरा प्लान है इसके अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करने की बात भी आती है। तो यहाँ पे इसको जो अप्रूवल दिया गया था वो एनडीसी के द्वारा दिया गया था। ये पहले प्लानिंग कमीशन के साथ में मिलकर काम करता था, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो ये काम तो करता है बट ये किसी के साथ में मिलके काम नहीं करता, बट ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है किसके, नीति आयोग के। अगला, फेरा, फेरा इन इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। अब आप मुझे बताओगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बस ये आपको हिंट कर देते हैं कि ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और इसका नया नाम क्या हो जाएगा, फेमा हो जाएगा। क्या है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए। अगला, द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस। अब देखो पूरी दुनिया के अंदर जब डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन का मतलब होता है कि रिसेशन तो आया है, मंदी तो छाई है, लेकिन ये जो रिसेशन है ना ये आने वाले अगले 10 सालों तक कंटिन्यू रहा है। तो ये आपको देखने को मिला था 1929 के समय पर। अगला, भारत के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर फॉर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर वो कौन हो जाएगा, यानी कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर से भी इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके अभी आने वाले पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस कराए ही जा रहे हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। हर दिन आपको सुबह 5 बजे का क्लास पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप 5 बजे देखो, चाहे आप 6 बजे देखो, चाहे आप रात में देखो, एनी टाइम, बट देखना ज़रूर है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो प्राइस हाइक हो रहा था, ये प्राइस हाइक जो है 24 तारीख तक ही होना था। तो अगर आपने अभी तक बैचेस को ज्वाइन नहीं किया था तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए नया बैच जो है वो 29 तारीख से शुरू होगा। 29 तारीख से जो बैच स्टार्ट होगा इसके अंदर कोड आपको प्रति 10 लगाना है, और अगर आप चाहें तो आप EMI के थ्रू भी इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। कोड बस याद रखना। और ये जो बैचेस होते हैं ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करेंगे, चाहे GS हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अब आपसे मिलते हैं कितने बजे, 6:45 AM पे। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।